पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। जो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, यानी कि CSJMU में अगर मैं बात करूं तो उनके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो पेपर भी आपका कैसा होना है, थ्योरेटिकल होना है। इसका उसी बेसिस पे हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि मेरी थोड़ा सा एक बैड हैबिट ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं पढ़ा पाती। अब देखिए, यूनिट 1 में आपका क्या है, पहली बात तो यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट में। यूनिट 1 में आपको शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, उद्देश्य और उसके अभिकरण के विषय में पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो आपकी दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य से संबंधित है। यूनिट 3 में आपके भारतीय दर्शन और इसका योगदान और दर्शन की विचारधारा। साथ में जो आपकी यूनिट 4 है उसमें आपके इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में है, जिसमें से आपके महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गिज्जू भाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति, प्लेटो, रूसो, पॉल फ्रेयरे और जॉन डेवी, इतने लोग हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि सारी यूनिट्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग आंसर के बेसिस पे, क्योंकि लॉन्ग आंसर मीन्स 15 मार्क्स का एक, ठीक है, तो 30 मार्क्स के दो, यानी कि लॉन्ग आंसर के लिए अगर देखो तो आपकी यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 100% आप अगर यूनिट 1 के सभी लॉन्ग प्रिपेयर कर लो और यूनिट 4 के अगर आप सभी लॉन्ग प्रिपेयर कर लो, ठीक, और यूनिट 2 और 3 के नहीं भी प्रिपेयर करो अगर, तब भी आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स तो आपके सभी यूनिट से बनते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे एक एक करके, और हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, हेडिंग्स एक्सप्लेन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स कराएंगे, उससे कौन कौन से शॉर्ट कैसे बन सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बीएड के, जहाँ पर भी आपके अपने स्कूल फ्रेंड्स जुड़े हो, कॉलेज फ्रेंड्स जुड़े हुए, आप उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, है ना, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, जुड़ेंगे, तो ही मैं आपको इसके जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, शिक्षा के दार्शनिक के अलावा जो आपके समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वो भी पढ़ाऊंगी। मैं आपको पहले ही अवगत करा दूं कि आपका जो पेपर 4 है वो आप खुद से प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि उसकी क्लासेस बहुत मुश्किल है कि हम करवाएं, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है, समावेशी शिक्षा, मूल्य एवं शांति शिक्षा, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अगर मैं एक को कराऊंगी तो बाकी के बच्चे कहेंगे कि मैम हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों, तो इसलिए तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर, और बाकी आप अपना देख लीजिएगा। 24 पन्ने की कॉपी आएगी आपके। सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं बात करूंगी कि इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए। तो शिक्षा और दर्शन, तत्व ज्ञान और मूल्य मीमांसा से क्वेश्चन बन सकता है। जितना लिखा है इसके बाहर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, और 70% से 80% तक शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। वेदांत दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, महात्मा गांधी और गिज्जू भाई बधेका इंपॉर्टेंट है इंडियन फिलोसफर्स में। वेस्टर्न फिलोसफर में आपके प्लेटो, रूसो और डीवी इंपॉर्टेंट है। स्त्री शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आइए शुरू करते हैं आपकी यूनिट 1, शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य से बनने वाले क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लॉन्ग है, और उससे बनने वाले शॉर्ट्स कैसे पूछे जाएंगे ये भी समझिएगा कि शिक्षा की अवधारणा बताइए तथा इसकी परिभाषाएं देते हुए इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अब अगर लॉन्ग आया तो इस तरीके से पूछा जाएगा, शॉर्ट में हम कैसे बनेगा, हमने कहा शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा की अवधारणा बताओ, यह कह देंगे कि शिक्षा से तात्पर्य एवं प्रकृति को समझाइए, या शिक्षा की विशेषताएं स्पष्ट करिए, या शिक्षा की परिभाषाएं स्पष्ट करिए। तो एक लॉन्ग को करवाने का मतलब है कि उसके साथ आपकी 4 शॉर्ट आंसर्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप समझिए, देखो बहुत ही प्राचीन काल से शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का स्रोत रहा है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का उसका मानसिक विकास, उसका आर्थिक विकास, उसका सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट का जो सोर्स है वो क्या है, एजुकेशन है। वर्तमान मानव शिक्षा के कारण ही आज सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच सका है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी बनने का श्रेय शिक्षा को प्राप्त है। ठीक, अब जैसे ये लाइन है, मान लो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने का श्रेय शिक्षा को प्राप्त है, तो
आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल कॉमा के अंदर कर सकते हैं, ताकि ये और हाईलाइट होकर के दिखे। अब हेडिंग क्या डाल दी है, शिक्षा की अवधारणा। ठीक, अब आप शिक्षा की अवधारणा के बाद में लिख सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय में विधिवत अध्ययन करने से लिया जाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है। कहने का आशय ये है कि आप यहाँ पर इसको ऐसे भी मतलब समझा सकते थे पहले कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से मिलकर के बना है ना। इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेटम, ऐसे करके भी लिख सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है आप उसको एज इट इज़ वैसे ही छाप के आओ, नहीं, आपको क्या करना है, इसकी जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो अपने दिमाग में रखनी है। आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। कोई आपको रट के नहीं जाना है, आप कितना रटोगे, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट करना है। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। कहाँ पर, विद्यालय में। बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सीखता है। वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की भी रचना होती है। आप देखो स्कूल में बच्चा क्या होता है, साथ 4 लोगों के बैठना सीख रहा है, उठना सीख रहा है, इसका मतलब उसका नैतिक विकास हो रहा है। बच्चे को ग्रुप में जैसे कोई कार्य दिया जाता है ना, ग्रुप ए में कह दिया गया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ से बच्चा टीम वर्क, टीम लीडिंग का भी रोल सीखता है। उसी के अनुरूप उसके चरित्र और व्यक्तित्व का भी विकास होता है। शिक्षक के विषय में अब देखो, एजुकेशन के विषय में जो आपके डॉक्टर वीडी भाटिया थे, इनका क्या कथन था, इनका कथन था कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं है। विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र में लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। देखो कहने का आशय ये, अब ये क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जिसको आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे, है ना, कि बिना शिक्षा के जीवन की कल्पना करना असंभव है। बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति उतना आगे नहीं बढ़ सकता है जितना एक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने में लगना है। मतलब अपने आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। आप ऐसे समझो कि करंट को, क्या कहा मैंने, करंट को उठा करके अपने आंसर में जोड़ना है। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, तो इसको डेवलप्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, शिक्षा, है ना। तो अब आप इस चीज़ को भी घुमा के 3-4 बार अपने शब्दों में लिख सकते हैं। शिक्षा के अभाव में, यानी कि अभाव का मतलब कमी, अगर शिक्षा की कमी है, अगर कोई आदमी एजुकेटेड नहीं है तो वो व्यक्ति किसके समान है, पशु के समान है। वह अपने जीवन आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। एडिसन ने लिखा है, क्या लिखा है, कि शिक्षा द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी व्यक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। परिभाषाओं में आपको देखो 1-2 परिभाषा याद कर लो, जैसे गांधी जी की याद कर लो आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपकी, क्यों हमने कहा कि गांधी जी की याद कर लो, यहाँ याद करोगे जब आप भारतीय विचारक पढ़ोगे ना यूनिट 4 में, इंडियन फिलोसफर्स, तो वहाँ पर गांधी जी का मान लो क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो यही वाली डेफिनेशन फिर से छाप दो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हो वो आगे नहीं ले सकते, या जो आप अभी आगे पढ़ोगे वो यहाँ नहीं लिख सकते हो। अब अभी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट उठा के आप यहाँ भी आंसर में जोड़ सकते हो। तो आंसर आपको अपने आप से लिखना है। द वे यू राइट योर आंसर, वो प्रेजेंट करने के तरीके पे नंबर मिलेंगे। अब जैसे गांधी जी ने क्या कहा शिक्षा को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के संबंध शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। इन्होंने कहा कि जो बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का जो संबंध है वो किससे है, शरीर के, मस्तिष्क और आत्मा से है। स्पेंसर ने यही बात कही कि शिक्षा, देखो अब इतनी नहीं पढ़ो, अरस्तु की इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल जिनको आप कहते हैं ना, अरस्तु हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती। ये कितनी छोटी और कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है कि जो एजुकेशन है, भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ, आप अगर बीमार हो तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे मैम। हमने कहा आपको अगर हम मानसिक तनाव दे दें, या फिर अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, घर पे फाइट हो गई, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे मैम। तो अब बताओ, ये डेफिनेशन में कुछ दुनिया की वैसी चीज़ तो नहीं लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो जो एजुकेशन है वो क्या करेगी, आपका माइंड भी डेवलप करेगी और एक अच्छे मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान निर्माण करेगी। बस अरस्तु ने इतनी बात कही। ठीक, प्लेटो ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करते हैं। तो आप एक दो लोगों की प्रिपेयर कर लो बस। अच्छा, जॉन डीवी की भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जॉन डीवी आपके क्या है, एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, तो इनको आगे तो आपको पढ़ना ही पड़ना है, तो इनकी अभी से ही रेडी कर लो कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। अब जैसे आपने 4 डेफिनेशन याद कर ली, तो आप अपना ध्येय बना लो कि अगर मैं ये 4 डेफिनेशन तैयार कर रहा हूँ तो इसको कहीं ना कहीं हम लिख करके आएंगे अपनी आंसर में। मैम कैसे? हमने कहा एक बात बताओ, शॉर्ट क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया गया कि शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं लिखो, तो आप पहले शिक्षा का अर्थ लिख दो, उसी में लाइन जोड़ दो कि जॉन ड्यूवी के अनुसार, ठीक, महात्मा गांधी के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, 2-3 आप डेफिनेशन लिख दो। आप अगर 4 डेफिनेशन एक टॉपिक की याद कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो आपका एग्जाम में नंबर बढ़ाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये सभी परिभाषाओं से हमें क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है कि शिक्षा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमता में की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योग देती है। शिशु में अनेक महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वे गुण शिक्षण के माध्यम से ही विकसित होते हैं, कुल मिलाकर व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति बनाने में योगदान देते हैं। एक बात बताओ, बच्चे का जन्म हुआ, उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर वो बन जाए, यानी कि हम एक बच्चा होता है, ठीक, उसके पास चीज़ों को सीखने की क्षमता होती है, ईश्वर उसे चीज़ों को सीखने की क्षमता देता है, लेकिन जब उसे शिक्षा मिलती है तभी तो उसके मस्तिष्क का विकास होता है ना, तभी तो उसको पता चलता है कि ये खाना कैसे खाना है, आई मीन टू से डेट कि उसको जीवन कैसे जीना है, उसको जीवन यापन कैसे करना। जीवन यापन से उद्देश्य है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी कुछ कमाएगा, कुछ करेगा, आगे चल के तो देश की भी तरक्की होगी और उसके घर परिवार और आगे उसका जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ोतरी करेंगी। शिक्षा की प्रकृति कैसी है? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एजुकेशन क्या है, साइंस है कि आर्ट है? तो ये पहली बात, तो शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों है, ये बात जहन में बैठा लीजिए अपने कि शिक्षा की प्रकृति, एजुकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। कैसे मैम? देखो, विज्ञान और कला दोनों का एक तरीके से शिक्षा की प्रकृति की बात हो, शिक्षा के स्वरूप की बात हो, तो इसके संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी राय पेश की है। कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा विज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा कला है, कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। मैम फिर मानना क्या है? हमने कहा इसमें असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन शिक्षा की प्रकृति विज्ञान है, ये कला। इसके निर्धारण से पूर्व पहले हमें ये देखना चाहिए कि विज्ञान और कला का मतलब क्या होता है। लेकिन शिक्षा की प्रकृति कैसी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों है, विज्ञान भी और कला भी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे आपके मत हैं वो जो कहते हैं कि शिक्षा कला नहीं है या शिक्षा विज्ञान नहीं है। विज्ञान ज्ञान को एक विशिष्ट शाखा है, इसकी कसौटी अनिवृत्ति या उपागम है, न कि विषय वस्तु। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उनमें विधि शास्त्र में निहित होती है, न कि विषय वस्तु में। विज्ञान की प्रमुख विशेषता तथ्यात्मक सार्वभौमिकता और उसके नियमों की प्रामाणिकता, कार्य कारण संबंधों की खोज तथा नियम पर आधारित भविष्यवाणी करना इत्यादि विज्ञान तथ्यों एवं सत्यों की एक व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस आप सबने पढ़ी है, उसका मतलब होता है डिस्कवरी, नियम, कुल मिला के कहने का मतलब है तथ्य, फैक्ट्स पर आधारित है। और कला, कला के ज्ञान क्या है? कला ज्ञान की अपेक्षा कौशल में निहित होता है। कला का सीधा संबंध किससे? आपकी स्किल्स पे। सीधी सी बात है, कला का मतलब ये नहीं कि आपने एक रेक्टेंगल के अंदर मछली और कमल का फूल बना दिया। यहाँ पर कला का मतलब है उसकी स्किल्स से। स्किल्स मतलब मैम हमने कहा इसी कौशल को महारत ही लोग ज्ञान का नाम भी दे देते हैं। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होती है। देखो, कला का मतलब ये भी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की कला हो गई। आपकी माताजी घर पे खाना बना रही हैं, वो खाना बनाने की कला हो गई। ठीक, पिताजी दुकान संभाल रहे हैं, उनकी ये दुकान संभालने की कला होगी। दादी बाबा घर परिवार चला रहे हैं, उनकी घर परिवार चलाने की कला हो गई। तो कला का संबंध थोड़ा व्यापक रूप में समझिएगा ना। तो अब अगर शिक्षा की प्रकृति की बात की जाए
तो आप ये समझिए कि शिक्षा ना तो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है और ना ही हम कह सकते हैं कि वो कला की श्रेणी में। गौरपूर्वक देखें तो विज्ञान और कला दोनों ही है। अभी हमने आपसे यही बात कही कि शिक्षा का स्वरूप पूछे, शिक्षा की प्रकृति पूछे, तो याद रखिएगा कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो ज्ञान ये वो विज्ञान और कला दोनों ही है। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली या नामकरण शिक्षा की कला तथा शिक्षा विज्ञान प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा विज्ञान न तो पूर्णतः सैद्धांतिक और न ही व्यवहारिक, इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पक्ष दृष्टिगत होते हैं। अब देखो, आप ये लाइन अपने आप से लिख सकते हैं कि शिक्षा में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरीके का व्यवहार दिखता है। इस वजह से शिक्षा की प्रकृति या स्वरूप कैसा है? शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है। ठीक, अब इस तरीके से आप अपने आंसर को और भी अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब अगर शिक्षा की विशेषताओं की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। क्या कहा मैंने? ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। आपको अब आप हेडिंग्स, अब जैसे मान लो पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि शिक्षा क्या है, उसकी विशेषताएं बताओ, तो शिक्षा क्या है 4 लाइन में लिख दिया। विशेषताओं में आप हेडिंग्स बना करके लिख दो कि विशेषताओं में क्या लिख सकते हो। नंबर 1, मान लो कोई हेडिंग नहीं आ रही तो आप हेडिंग क्या बना दोगे? शिक्षा विज्ञान तथा कला। शिक्षा विज्ञान तथा कला, एक हेडिंग तो आपकी लो यही बन गई। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से भी आपने जो लाइन पढ़ी है उसकी भी आप हेडिंग्स बना सकते हैं। शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? सचेतन प्रक्रिया। सचेतन मतलब जो एक्टिव प्रोसेस होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, एक ऐसी प्रक्रिया है। सचेतन का मतलब एक्टिवली चलने वाला प्रोसेस, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों नियमित रूप से क्या करते हैं? आपस में अपने थॉट्स को एक दूसरे तक ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये विकास की एक प्रक्रिया। अब इसमें क्या है बताओ? अब ये आप नहीं लिख पाओगे कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया कैसे। अगर आप इसमें मेरी वो वाली बात भी लिख दोगे, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री वाली, तब भी सही हो जाएगी। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता बल्कि अंदर से विकास होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है भाई, सीधी सी बात है, टीचिंग एक प्रोसेस है, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है ये जो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये जीवन भर चलती रहती है। ये मतलब नहीं है कि आपने क्लास 1 से लेकर के 12th तक पढ़ लिया तो बस वही शिक्षा है। नहीं भाई, आप खाना सीख रहे हैं, पीना सीख रहे हैं, 4 लोगों के बीच बैठ के बात करना सीख रहे हैं, है ना, डांस करना सीख रहे हैं, स्पीच देना सीख रहे हैं। दिस ऑल कम्स अंडर इन द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। आप जीवन भर चलती है तो जीवन में जो कुछ भी सीख रहे हैं, आपकी देखो कल को शादी होगी, है ना, तो शादी को निभाना, ये भी एक क्या है? पार्ट ऑफ एजुकेशन है कि भाई आपको किसी लड़की के साथ में कैसा बिहेव करना है ना, उसके वो अगर अपना घर छोड़ के आई है या कुछ भी, या कोई लड़की है वो अगर अपनी फैमिली को छोड़ करके वहाँ गई है तो उसको उन लोगों के साथ में कैसे रहना है ना, उनका विश्वास जीतना एंड ऑल। तो ये भी आपका पार्ट ऑफ एजुकेशन है। मतलब आप शिक्षा को व्यापक रूप में देखिए, संकुचित रूप में नहीं। अब देखो, आप हेडिंग बना सकते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया या द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते थे कि एडम्स ने ये बात कही है। क्या कहा है? कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया। द्विध्रुवी में कौन कौन? शिक्षक, यानी कि इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसमें सिर्फ 2 ही पोल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टीचर और एक लर्नर, शिक्षक और अभ्यर्थी या शिक्षार्थी। ठीक, अब यहाँ पर आप एक हेडिंग और भी बना सकते थे कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। उसमें आप करिकुलम या सामाजिक वातावरण जोड़ देते, जो आपका जॉन डीवी ने कहा है। ठीक, शिक्षा, अब देखो एक हेडिंग बन गई, शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती। शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष? तो देखो भाई, अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मृत्यु तक चलेगी। शिक्षा की प्रक्रिया के 2 पक्ष होते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। अब ये बात याद रखिएगा कि शिक्षा के 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि आपको मनोविज्ञान का भी मतलब पता है और सामाजिक का भी मतलब पता है। तो जो आपके जॉन डीवी थे, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, जो फिलोसोफर, इन्होंने क्या बात कही थी कि सभी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति द्वारा सामाजिक जीवन के सक्रियतापूर्ण भाग लेने से आगे बढ़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, मतलब अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन को यहाँ पर अब आपको समझाना है कि द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एजुकेटम। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से, उपधातु से मिल करके बना है। शिक्षा आपका संस्कृत भाषा का शब्द, ऐसे करके अभी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो इसका स्पष्ट करना है आपको, साथ में इसके संकुचित, व्यापक और वास्तविक अर्थ को भी स्पष्ट करना है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझाना। ये अब देखो इससे बनने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब
हम आपको एक लॉन्ग करवा रहे हैं, उसके साथ आपके ये चारों शॉर्ट ऐसे बनेंगे और आपको यही लिखना है इसमें कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझाइए, शिक्षा के संकुचित, व्यापक और वास्तविक अर्थ को समझाइए, शिक्षा के विस्तृत अर्थ से आप क्या समझते हैं इसको संक्षेप में लिखिए, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इस कथन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करिए। अब पहली बात तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सेशन को शेयर कर रहे होंगे ऑलरेडी, है ना। अब आप ये समझ लो, अगर आप ये करके जाओगे ना तो आपको एग्जाम में वहाँ आप सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब आंसर को जैसे होता है ना, पहले सोचो फील्ड को, आपके दिमाग में अपने आप थॉट्स आते जाएंगे, हाँ मैम ने ये बात कही थी, ये बात कही थी, तो आप रिलेट कर करके अपना आंसर लिख दोगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि ये काम आप शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी मैं आपको जो आपका दूसरा और तीसरा पेपर है उसको इतने मेहनत से करवाऊंगी, है ना। अब देखो, शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद सा कर लेना एकदम, क्योंकि ये आपका आने वाले आगे के आंसर्स में भी काम आएगा। या शिक्षा से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी शुरुआत ही आप ऐसे कर सकते हो कि शिक्षा, एक दो लाइन तो कम से कम कवर कर लेगा कि शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य, विशेषकर शिशु, अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर सकता है। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन होता है। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, डेट इज। आप देखो, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। कौन कौन सी? एजुकेटम, एजुशियर और एजुकेयर, दोनों से हुई है। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, एक ई प्लस ड्यूको। ठीक, ई का मतलब, इसका अर्थ है कि आगे की ओर बढ़ना और अंदर से विकास होना। इस अर्थ को हम इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि जन्म के समय शिशु की जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। जन्मजात प्रवृत्तियां मतलब, मैम हमने कहा जन्मजात प्रवृत्तियां मतलब, देखो उसको भगवान ने हाथ पैर दिमाग तो दिया ही दिया है, ठीक। अब अगर उसको एजुकेशन मिल जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि उसको अपना दिमाग हाथ पैर का सही यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। कुछ समय पश्चात जब वह अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है तो उस शिशु के अंदर छिपी हुई शक्तियाँ विकसित होना प्रारंभ कर देती हैं। प्रारंभ में ये शक्तियाँ तो अल्प विकसित तथा सुषुप्ता अवस्था में होती हैं, यानी कि उनका, अब एक बच्चा है, ठीक है, तो उसका तो यूज़ पहले नहीं हो रहा है ना, वो तो खा रहा है, दूध पी रहा है, सो रहा है, परंतु जब वो समाज के संपर्क में आता है तो उसका वो माइंड डेवलप होना और सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार एजुशियर व एजुकेयर शब्दों का भी यही अर्थ है। एजुशियर का अर्थ है निकालना और एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना। जब आपका एमसीक्यूज पेपर होता तब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे भी होगा कि आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो हाईलाइट करेगा कि एजुशियर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निकालना, और एजुकेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि जब आप किसी की केयर करोगे तो वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। भाई आपकी मान लो कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त की केयर करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो और आगे बढ़े, तभी तो आप उसकी केयर कर रहे हैं ना। इससे याद कर सकते हो कि एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विकास करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को विकास करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, अब देखो हिंदी में समझो बात को, अभी तो आपने इंग्लिश में समझ लिया, अब हिंदी में मतलब क्या है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, और शिक्ष का मतलब होता है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रथा का भी प्रचलन है। इस संबंध में प्रोफेसर जी.एच. थॉमसन जी ने कहा कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण व व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, अब देखो शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ, ये दोनों, और शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ये तीनों हम आपको पहले तो ऐसे ही समझा देते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब क्या है कि बस जैसे हमने बताया कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई करना। आपने कहा कि जो स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज की आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपका कोर्स कंप्लीट करना है, मैम हमको सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, मैम हमारे बीएड में अच्छे परसेंटेज आ जाए, यही है शिक्षा का संकुचित अर्थ। केवल लोग अपनी डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं और यही होता है संकुचित अर्थ। समझिएगा बात को, क्या डिग्री लेकर के जॉब ले लेना ये भी मैम एक संकुचित अर्थ है? जी हाँ। आप शिक्षा को व्यापक अगर रूप में सोचेंगे ना तो आप उतना सोच भी नहीं पाएंगे जितना इसका मतलब है। आप खुद सोचिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आना, एजुकेशन की फील्ड में इतनी चीज़ों का होना, एजुकेशन शब्द अपने आप में इतना ज़्यादा व्यापक है,
तभी तो लोग एजुकेशन से पीएचडी भी कर लेते हैं। आपको पता है कि आप एमए इन एजुकेशन करने के बाद में आप एजुकेशन से पीएचडी तक कर लेते हैं, और इसमें इतने नए विषय हैं जिन पे बहुत अच्छे से रिसर्च भी की जा सकती है। तो संकुचित अर्थ में देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है, शिक्षा के संकुचित अर्थ से मतलब है कि शिक्षा के एक निश्चित स्थान में, यानी कि समझो एक डेफिनिट प्लेस पे, समझो एक डेफिनिट प्लेस पे डेफिनिट करिकुलम को यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करके एक रिपोर्ट कार्ड को प्राप्त कर लेना, यही है संकुचित अर्थ, है ना। कि स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनमें प्रदान की जाती है। इस प्रकार शिक्षा निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित व्यक्तियों को दी जाती है। इसका स्वरूप निश्चित पाठ्यक्रम व एक निश्चित समय होता है। इससे संपूर्ण शैक्षणिक कार्यवाही में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक का स्थान मुख्य तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का स्थान गौण होता है। मतलब शिक्षा के संकुचित अर्थ का मतलब एक और है क्या, इन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो मेन रोल है, वो किसका है, टीचर का है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन नहीं है, यानी कि जो एक सेकेंडरी रोल कह लो आप, जो सेकेंडरी रोल है वो किसका है, वो स्टूडेंट का है। लेकिन आपकी एनईपी 2020 क्या कहती है कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, बच्चा जो है, लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, वो सेकेंडरी नहीं प्राइमरी है, और टीचर क्या है, एक हेल्पर के रूप में है। समझ रहे हैं ना बात को। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। पहली बात तो क्या क्या याद रखना है संकुचित से, कि शिक्षा को प्रायोरिटी अगर दी जाए, टीचर को अगर प्रायोरिटी दी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा का अर्थ संकुचित वे में लिया जा रहा है। अब देखो डॉक्टर राधाकृष्ण याद कर लो, रविन्द्रनाथ टैगोर याद कर लो, क्यों, क्योंकि ये आपके इंडियन फिलोसफर्स में काम आएंगे ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको दिमाग लगा के पढ़ाई करनी। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा 10 साल से तैयारी कर रहा हो उसकी जॉब लग जाए। अभी वहीं पे हाल ही में 2 साल का बच्चा आपकी कंपटीशन में उतरा और उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्यों हो गया, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ उसने स्मार्ट वर्क भी किया। और आज आपको पता है डिजिटल इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, स्मार्ट वर्क की, है ना। तो स्मार्ट वर्क करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 डेफिनेशन पढ़नी है। अब पढ़ने वाले 10 पढ़ेंगे, लेकिन आप 2 पढ़िए, क्योंकि इनका मतलब है ना भाई। ज़्यादा कुछ तो याज्ञवल्क्य की भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक छोटी सी है कि शिक्षा मनुष्य को सच्चित्र बनाने का साधन है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा कि छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का कार्य है। तो ये क्या है, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। मैम कैसे, हमने कहा एक बात बताओ, क्या एजुकेशन का जीवन में केवल इतना ही रोल है कि वो बच्चों को रोटी कमाने खाने के लिए व्यवस्था कर देगी बस, कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई कर ली, जॉब ले ली कोई, और उसके बाद में कमाने खाने लगा। शिक्षा का ये क्या है, संकुचित अर्थ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाता है कि वह सत्य की खोज करके उस तथ्य को अपना बनाते हुए व्यस्त कर दे। अब व्यापक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और बार बार हम आपसे यही बात कह रहे हैं, आप इन चीज़ों को कहीं भी लिख सकते हैं अगर वो एजुकेशन से संबंधित आंसर है। बस आपको हेडिंग्स डालना पता होना चाहिए और अपनी बात को घुमा फिरा के लिखना पसंद होना चाहिए। मूल रूप से हम देखें तो शिक्षा की प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत व्यापक है। सही अर्थों में देखा जाए तो कोई भी मनुष्य प्रत्येक समय किसी न किसी व्यक्ति से कोई ना कोई शिक्षाप्रद बात सीखता है। इस प्रकार ही एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने व्यक्तियों, घटनाओं, संस्थाओं व विचारों से परिचित होता है तथा कुछ परिस्थितियों में उनसे प्रभावित भी होता है। वह उन सभी घटनाओं से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है जिनसे वह प्रभावित होता है। इस प्रकार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे हमें नया ज्ञान, नया अनुभव प्राप्त होता है और हमारे विचार, आदत व व्यवहार में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है तथा हमारे सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इस प्रकार की शिक्षा के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती और ना ही कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना जो उसके सामने घटित होती है, प्रत्येक अनुभव तथा प्रत्येक संस्था उसकी शिक्षक है। वह प्रत्येक से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रत्येक उसका शिक्षक है। शिक्षण भी ये प्रक्रिया निरंतर व सतत चलती रहती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो आपके डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शंकराचार्य जी ने कहा सा विद्या या विमुक्ता। इसका अर्थ आप हमें जरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थोड़ा सा काम आपको भी दे रहे हैं, ठीक है। और एक और हम आपको बताते हैं, अभी रुकिए जरा, ये पढ़ लीजिए फिर। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर तथा मन, आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। अब देखो, एक है विद्या ददाति विनयम, क्या है,
विद्या ददाति विनयम, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने से इंसान के अंदर धैर्य आ जाता है। ठीक, ये क्या है, शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। वैसे ही सा विद्या या विमुक्ता का अर्थ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कहने का आशय यह है, व्यापक अर्थ का मतलब ये है कि शिक्षा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है ना। एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने कह सकते हैं अपने मित्र और अपनी मित्री से अगर बात कर रहे हैं। मैम मित्री का मतलब हमने कहा आप उसको अंग्रेजी में शायद गर्लफ्रेंड टाइप कुछ चीज़ें शब्द का इस्तेमाल करते हो। खैर, थोड़ा सा जीवन में ये भी ज़रूरी है, वास्तविकता से अगर आप चीज़ों को जोड़ करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें याद रहेंगी। तो आप उस समय भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप मान लीजिए कि अपने जो है किसी मित्र से बात कर रहे हैं, आप बड़ा परेशान हैं, उसने कहा आपसे कि टेंशन नहीं लो, जीवन में आगे बढ़ना है और बस कुछ नहीं, अपने आप को प्रूव करना है पहले, देन हम लोगों को जो करना है वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को प्रूव करना है और प्रूव करने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा। तो वो इन एंड इनडायरेक्टली वे में क्या कर रही है, आपको शिक्षित ही तो कर रही है, आपको कुछ ना कुछ सिखाई तो रही है ना जीवन के परिप्रेक्ष्य में। तो वो भी लर्निंग है, वो भी एजुकेशन का पार्ट है। समझ रहे हैं? आप रोड से निकल के जा रहे हैं और आपने क्या किया कि देखा एक थॉट लिखा हुआ है, ठीक, आपने उसको देखा और आपने उसको देख करके जीवन में आत्मसात कर लिया, वो भी आप सीख रहे हैं। तो ये सब क्या है, शिक्षा का व्यापक स्वरूप है। वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो क्या है। शिक्षा के संकुचित व व्यापक अर्थों को दृष्टिगत रखें तो हम शिक्षा के सीमित रूप के ही दर्शन होते हैं। यदि संकुचित अर्थ को देखें तो शिक्षा सीमित या परिवर्तन विरोधी होता है, तथा व्यापक अर्थ को ध्यान में रखें तो शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार, सार्वभौमिक दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील मापदंड उत्पन्न करने में कुछ हद तक अक्षम रहती है। इस प्रकार संकुचित व व्यापक अर्थ दोनों अपने आप में ही सीमित हैं, दोनों दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता ये है कि इसका सही व वास्तविक अर्थ समझा जाए। कोई एक ऐसा रूप जो दोनों में समान समन्वय करता हो, जो उदार दृष्टिकोण व प्रगतिशील भावना का विकास करता हो। बालक शिक्षा को एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में ग्रहण कर सके तो अपने अनुभवों को भी शिक्षा के क्षेत्र में समाहित कर सके, इसी प्रकार उनका संपूर्ण विकास होगा। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो आपके टी रेमंड थे, इन्होंने कहा शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक रहता है, अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें मात्र सूचना ही नहीं अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य में स्थापित करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में क्या मूलभूत अंतर है, ये बताइए। देखो, शिक्षा के प्रकार में ही आपका औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक सब आ जाएगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में स्पष्ट करिए, शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में अंतर स्पष्ट करिए। इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। और शिक्षा के प्रकार यानी औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा से 100 नहीं 200%, हमने क्या कहा 100 नहीं 200% क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप समझिए, अब आपके ऊपर है। देखो, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल और अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। औपचारिक में हमने आपको पहले ही बताया था कि एक विशेष स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा और उसका आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिल रहा है। अनौपचारिक का मतलब है कि इसमें कोई विशेष स्थान नहीं होता है जहाँ पर आपको शिक्षा दी जाए, ये आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, इनफॉर्मली तरीके से भी। अच्छा, अभी हम ना यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाएंगे शिक्षा और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक हमने बहुत बढ़िया, हाँ ये देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझाना शुरू करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा हर प्रकार से औपचारिक शिक्षा के विपरीत गुणों वाली होती। इसे अवधि शिक्षा भी कहते हैं। किसको? अनौपचारिक शिक्षा को। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो निर्धारित नियमों के अनुसार, देखो, निर्धारित नियमों के अनुसार निश्चित सीमाओं में रहकर की होती है। अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र एवं सीमाएं निश्चित नहीं है। सीधी सी बात है, हमने आपसे कहा कि आप स्कूल के अलावा, जैसे घर में बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद में वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, खाना सीख रहा है, मम्मा बोलना सीख रहा है, बुआ बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। तो ये जो बाय बाय कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, फ्लाइंग किस दे रहा है आपको, तो ये क्या है?
ये भी तो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है ना, तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको ये सिखाएंगे 3 साल में उसको फ्लाइंग किस देना आ ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र और सीमाएं निश्चित नहीं है, ये सभी स्थान पर आपकी चलती रहती है। और लेकिन जब बच्चा 3 या 5 साल में आपका स्कूल जाने लगता है तो स्कूल और पाठशाला में होने वाली जो शिक्षा होती है उसको आप फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्षेत्र और सीमाएं क्या है, निश्चित है। अनौपचारिक शिक्षा ना तो नियमबद्ध होती है और ना ही निर्धारित पाठ्यक्रम एवं समय सारणी द्वारा संचालित होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स के पहले उसको हम सारे एटिकेट सिखा देंगे, उसको जॉनी जॉनी यस पापा सिखा देंगे, उसको सबके पैर छूना सिखा देंगे। नहीं, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। भाई बच्चा बुआ बोलना सीख रहा है। आप देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बच्चा टुटलाता है, बहुत सी चीज़ें एक्टिविटी करता है, तो वो सब उसको माँ सिखाती है कि नहीं सिखाती है। बच्चा स्पून से खा तक नहीं पाता है, उसको मम्मा सिखाती है ठीक बड़ों के पैर छूना है। बच्चा अब कहीं बाहर से सीख करके एक आ गया, उसने देखा कि वो गुस्सा था और उसने उसको कुत्ता कह दिया। अब बच्चा घर आया, बच्चे का दूध पीने का मान लो मन नहीं था, मम्मी कह रही फटाफट से दूध पियो, जल्दी से चलो, फिर आपके हेयर डू कर दें या कुछ भी। उसका ग्लास रखा है दूध का, उसने कह दिया कुत्ता। अब वो क्या है, उस समय उसको ये सिखाना कि बेटा ये अब्यूजिंग वर्ड है, इसको नहीं बोलना है। ये क्या है, पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का ही तो पाठ्यक्रम है ये एक तरीके से। औपचारिक शिक्षा का क्या है कि भाई आपके पास हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, बच्चे को पोएम की किताब सिखानी है, ईवीएस सिखाना है, ये आपका क्या निश्चित पाठ्यक्रम है। इसको क्लास फर्स्ट का सिलेबस है तो फर्स्ट में ही कंप्लीट कराना है, सेकंड का सिलेबस है तो उसको सेकंड में ही कंप्लीट कराना है। ये आपका डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट सिलेबस को पढ़ाना इज क्या है, फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा आपके जीवन भर चलती रहती है तथा सभी स्थान पर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप देव स्थान पर गए, घर पर हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, दोस्तों संग हैं, रेस्टोरेंट में हैं, इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख रहे हैं और आज भी सीख रहे हैं और मरते दम तक सीखते रहेंगे। ये पार्ट है आपका अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा आपके शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा संस्था छोड़ देने के बाद ही समाप्त हो जाती है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आप फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का अर्थ आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि समझ चुके होंगे। फिर देखते हैं जरा। अभी तो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिया है। 2 लॉन्ग आंसर करवाने का मतलब 10 शॉर्ट आंसर की तैयारी हो जाना। ठीक, उसके बाद में अब हमने आपको औपचारिक और अनौपचारिक यानी शिक्षा के विभिन्न प्रकार अब लिखना है आपको। तो नंबर 1 देखो, अब यही हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर तो लिख जाएगा शिक्षा के विभिन्न प्रकार, लेकिन आपको अपने एग्जाम में कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले आप डिफाइन करिएगा शिक्षा को। उससे क्या होगा मैम, हमने कहा एक हेडिंग आपकी 2 लाइन कवर कर दी, 2 लाइन आप शिक्षा को समझा दीजिए। ठीक, उसके बाद में हेडिंग डालिए, सेंटर हेडिंग शिक्षा के विभिन्न प्रकार। और इस तरीके से नहीं कि पहले ही हेडिंग डाला और डिफाइन करना शुरू कर दिया ना। हमने आपको क्या समझाया था, शिक्षा के विभिन्न प्रकार डाला, नंबर 1 डालो औपचारिक शिक्षा, नंबर 2 डालो अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, उसके बाद में फिर सेंटर हेडिंग डालो औपचारिक शिक्षा और तब डिफाइन करना शुरू करो। उससे क्या होगा कि पेज जल्दी भरेगा, लिखना कम पड़ेगा, है ना। औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा, ये देखो अब आप औपचारिक और अनौपचारिक लिख सकते हैं। एक उदाहरण जरूर देख लो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो जैसे विद्यालय के साथ साथ आपका पुस्तकालय, प्रयोगशाला, जायब घर, पुस्तकें, ये सब क्या है आपके औपचारिक शिक्षा के साधन है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो मित्र समूह, पड़ोसी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, जनसंचार और अन्य साधन, दलगुट, खेल के दौरान चीज़ों को सीखना ही आपका क्या अनौपचारिक शिक्षा है। अब क्वेश्चन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन, ये भी समझ लो। इसी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रत्यक्ष संपर्क के फलस्वरूप होती है। शिक्षक अपने ज्ञान, व्यवहार, चरित्र, आदर्शों व उद्देश्यों से छात्र के मन को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा को अवैयक्तिक शिक्षा, अप्रत्यक्ष को और क्या कहते हैं, अवैयक्तिक शिक्षा भी कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण के अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में छात्र पर शिक्षक का कोई व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता है। वैयक्तिक व सामूहिक शिक्षा, अब ये भी आपको पता है, जैसे वैयक्तिक शिक्षा का मतलब होता है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी की रुचि, उसकी मनोवृत्ति, उसकी योग्यता व उसकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षित करे। जैसे किसी को डांस पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, तो उसको उस हिसाब के ट्रेनिंग सेंटर में भेज देना। दैट इज द पार्ट ऑफ द, कह सकते हैं कि उसको जिस फील्ड की जो
इंडिविजुअल एजुकेशन की नीड थी उसको वो प्रोवाइड करवाना, और ग्रुप एजुकेशन जो बच्चा ऑलरेडी स्कूल में प्राप्त कर रहा होता है। सामान्य और विशिष्ट की अगर बात की जाए तो सामान्य शिक्षा का आमतौर पर उदार शिक्षा भी कहा जाता है ना। सामान्य शिक्षा को और क्या कहते हैं आप, उदार शिक्षा भी कहते हैं। ये शिक्षा बालकों को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करती है। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आईएएस बनने के लिए जो आप स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एजुकेशन। सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा भी होती है। सकारात्मक शिक्षा से तात्पर्य कि बच्चों को विज्ञान से संबंधित बातें, जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सब तथ्य जब आप ब्राह्मण एक तरीके से ब्रह्मांडीय जो आपके सत्य हैं, जैसे हमेशा स्पीक ऑलवेज ट्रुथ, है ना, हेल्प दी पुअर्स, पाप से घृणा करो, इन सबको बताया जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली वे में सिखा रहे हैं। नकारात्मक का मतलब होता है कि बालकों को स्वयं अनुभव करने के आधार पर तथ्यों की खोज करने व आदर्शों का निर्माण करने के लिए कहना, ये अवसर प्रदान करने, आपको थोड़ा सा नकारात्मक निगेटिवली में आ जाता है। शिक्षा के अर्थ का पूर्ण रूप समझने के लिए देखो, अब पूर्ण रूप में क्या है, अब शिक्षा से मानव का विकास होता है, इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। जन्म से मानव पशु के समान होता है, सीधी सी बात है। आप बच्चा हुआ, उसको क्या ही नॉलेज है, उसको सिखाना। जन्म में बच्चा क्या एक तरीके से पशु के समान है। स्कूल आता है बच्चा, उसको कुछ नहीं आता है, उसको बड़े तक सब कुछ आने लगता है, तो उसको एक अच्छा इंसान बनाना भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है ना। मार्गदर्शक का कार्य करना हो या शिक्षा अभिवृद्धि करना हो, ये सब क्या है, शिक्षा के पार्ट है। शिक्षा व साक्षरता क्या है, एजुकेशन एंड लिटरेसी की अगर बात की जाए तो साक्षरता शब्द आपका साक्षर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अक्षर से परिचित होना। साक्षरता में 3 आर का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी लिखना, पढ़ना व गिनना समाहित होता है। ये याद रखिएगा, साक्षरता में 3 आर आते हैं। 3 आर का मतलब रीडिंग, राइटिंग और आपका अर्थमेटिकल नॉलेज, पढ़ना, लिखना और गिनना, ये समाहित होता है। ये उस मनोदिशा अथवा दृष्टिकोण का परिचायक है जो हमारे प्रत्यक्षीकरण की दिशा प्रदान करते हैं। साक्षरता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, इसने अपने संगठन यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा कि साक्षरता स्त्रियों व पुरुषों को सहायता पहुंचाती है, जिसमें वे अपना संपन्न व पूर्ण जीवन बदलते हुए वातावरण से समायोजन प्राप्त करके जी सकें। सही अर्थों में साक्षरता शिक्षा का पर्याय न होकर के औपचारिक एवं नियोजित शिक्षा प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। यहाँ पर यह तथ्य स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं है, उससे हम ये अर्थ कदापि नहीं लगा सकते कि वह व्यक्ति असभ्य अथवा असंस्कृत होगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे के पास डिग्री नहीं है, जिस बंदे के पास कोई मतलब सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि उसका आचरण बेकार होगा, उसको किसी चीज़ की अकल नहीं होगी, वो असभ्य होगा, असंस्कृत होगा। इस चीज़ का 1% यहाँ पर ये मतलब नहीं है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास डिग्री, संस्कृत डिग्री और ये सब नहीं है, फिर भी उन्होंने गीता, पुराण, वेद पढ़ के आज इतना गहन ज्ञान अध्ययन कर लिया है कि वो एक बहुत अच्छा चीज़ें उस फील्ड की बता सकते हैं आपको। और प्रत्येक व्यक्ति जो समाज को स्वीकार होने वाले आचरण युक्त व्यवहार करता है, वो व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। देखो, शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने बीएड और डीएलएड कर रखा है। शिक्षित का मतलब होता है एक अच्छा आचरण, एक शुद्ध आचरण। साक्षरता से सीखने की क्षमता की वृद्धि होती है तथा क्षमता स्वयं में एक मानसिक प्रक्रिया है। दुनिया के तथा इस समाज के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए साक्षर होना जरूरी है। G.H. वेंटॉक ने शिक्षा के महत्व को इन शब्दों में स्वीकार किया है कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का कुल योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण करता है। अच्छा, शिक्षा और अनुदेशन क्या, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन क्या है, ये समझिएगा। अगर मैं एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो शिक्षा तथा अनुदेशन एक विचार के 2 क्रम हैं। शिक्षा एक व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है। तो देखिए, ये आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। और आप बहुत ही चीज़ें, मतलब अब आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना समझाने के बाद हमें नहीं लगता कि उसकी सामाजिक और आर्थिक दिशाएं भी समझानी पड़ेंगी हमको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा के वैयक्तिक सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये 2017 नहीं 2023 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन करो, शिक्षा के वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। मतलब अलग अलग भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, एक लॉन्ग आंसर करवाने का मतलब है 5 शॉर्ट आंसर करवा देना, ठीक।
तो अब देखिएगा, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की अगर बात करें सबसे पहले, तो वैयक्तिक उद्देश्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्तित्व और आध्यात्मिक वैयक्तिकता का विकास करना। कैसे मैम? हमने कहा देखिए, पुराने समय की अगर मैं चलूँ आपको लेकर के, प्राचीन समय में, तो शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य को उस समय के विद्वानों का काफ़ी समर्थन प्राप्त रहा। आधुनिक युग में भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर बल दिया जाने लगा। आधुनिक समय में इस उद्देश्य के प्रमुख समर्थकों के कौन कौन थे आपके? देखो, व्यक्तिगत उद्देश्य की अगर जो बात की जा रही है, तो ये समर्थन करने वाले थे आपके रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी और नन। नन ने कहा कि शिक्षा की ऐसी दशाएं उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें व्यक्तिगता का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन का अपना मौलिक योगदान दे सके। शिक्षा अपने उद्देश्य से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब राज्य, समाज तथा शिक्षा संस्थाएं सभी इस दिशा में प्रयत्न करें। ठीक, रॉस ने कहा शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है वह केवल ये है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता, साथ में वैयक्तिकता का विकास होना। अब देखो, वैयक्तिक उद्देश्यों में दो चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो आत्म अभिव्यक्ति, एक होता है आत्म अनुभूति। दोनों में अंतर है। आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति में बहुत अंतर है। आत्म अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाना। आत्म अनुभूति, अनुभूति का मतलब होता है किसी चीज को अनुभूत मतलब समझ पाना, स्वीकार कर पाना। अब देखो, अब आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है, इसके भी समर्थक रहे हैं आपके इसमें। देखो, आत्म अभिव्यक्ति के समर्थक विद्वान आत्म प्रकाशन का बल देते हैं। आत्म प्रकाशन मतलब स्व, अर्थात व्यक्ति को अपने कार्य या व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही उससे दूसरे को हानि पहुंचे। लेकिन इस विचार को ठीक मान लेना का अर्थ होगा कि व्यक्ति का आदिकाल में पहुंचा देना अथवा व्यक्ति को पशु के समान बना देना। आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति से भिन्न है। आत्म अभिव्यक्ति में स्व मतलब सेल्फ, है ना, से अभिप्राय होता है, जैसे मैं उसे जानता हूं। लेकिन आत्मानुभूति में स्व से आशय है जैसे मैं उसका होना चाहता हूं। आत्म अभिव्यक्ति में स्व व्यक्ति का मूर्त स्व, जबकि आत्मानुभूति स्व का मतलब, देखो, आत्मानुभूति में आदर्श से संबंधित चीजें आ जाती हैं, है ना, जिसके विषय की हम कल्पना करते हैं। आत्माभिव्यक्ति में समाज के लाभ या हानि के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि एडम्स के शब्दों में आत्मानुभूति के आदर्श में समाज यानी अपने समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। ठीक, व्यक्तिगत के पक्ष में तर्क ये है कि देखो, व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर वैयक्तिक शिक्षा से लिया गया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का वैयक्तिक विकास होना चाहिए। संसार के सभी श्रेष्ठ रचनाएं व्यक्ति के स्वतंत्र प्रयत्नों का परिणाम स्वरूप हुई है। जनतंत्रीय व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ऐसी दिशाओं का निर्माण किया जाए जो उसके स्वतंत्र विकास में सहायक हो। उसके अलावा व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, जैसे कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से व्यक्तिवाद को बल मिलता है, तो ऐसा नहीं है, है ना। देखो, हर चीज़ के अपने एक पॉजिटिव और निगेटिव पहलू होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। कह दिया गया कि अगर हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे तो सब लोग कैसे हो जाएंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप, मतलब सब कैसे हो जाएंगे कि हम मेरा ये काम हो जाए बस। तो उससे क्या होगा कि जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक विचारधारा है ना, वो उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका ये एक क्या है, विपक्ष तर्क है कि ये उद्देश्य आत्म प्रदर्शन की गलत धारणा पर आधारित है। इसे व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य तो बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि आप इसको खुद से भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अभी हमने आपको बहुत बार समझाया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, जॉन डीवी कहते हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स कहते हैं। अब इस चीज़ को बार बार तो हमें नहीं लगता कि समझाना चाहिए। देखो कि शिक्षा, देखो यहाँ पर लिख क्या है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। ये क्या, अब शिक्षा विकास, अब यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हो, शिक्षा शारीरिक विकास के रूप में, शिक्षा मानसिक विकास के रूप में, शिक्षा आर्थिक विकास के रूप में, शिक्षा सामाजिक विकास के रूप में, शिक्षा मानवीय रूप, मतलब आप इस चीज़ को समझाना मतलब बेकार है, क्योंकि आपको अपने शब्दों में लिखना है। शिक्षा एक सचेतन व सप्रयोजन प्रक्रिया है, सीधी सी बात है। एजुकेशन इज अ कॉन्शियस एंड पर्पसफुल प्रोसेस। अगर आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका
पर्पस हो या ना हो, वो अपने आप पर्पस बन जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया सचेतन और सप्रयोजन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को व्यक्ति सचेतन रूप में करता है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं और ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे मनुष्य और समाज का हित होता है, क्योंकि मनुष्य अपने में परिवर्तन करके समाज में भी परिवर्तन करता है। उसके अलावा अब देखिए, शिक्षा के विषय विस्तार को संक्षेप में लिखिए। अब देखिए, शिक्षा दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शिक्षण कला एवं तकनीकी शिक्षण। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं हेडिंग शिक्षा विज्ञान और कला अध्ययन की विषय, तो ये सब अब अपने आप लिख सकते हो, इतना छोटा सा। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आपके एडम्स ने अपनी पुस्तक, क्या नाम था उनकी पुस्तक का, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा एक कैसी द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ऐसी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं है, केवल कॉन्शियस ही नहीं है, अपितु लेकिन सउद्देश्य अथवा विचारपूर्ण भी है, पर्पसफुल और थॉटफुल प्रोसेस भी है। इसमें शिक्षा का एक स्पष्ट प्रयोजन होता है और उसी के अनुसार बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वो आपका कौन होता है, टीचर्स। मतलब टीचर्स के माध्यम से ही तो हम बच्चे को अच्छा बना रहे हैं ना, और उसके व्यक्तित्व का, बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव व ज्ञान के विभिन्न अंगों का प्रयोग होता है। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के विषय में हमने आपको बता ही दिया है। तो देखो, यहाँ से हमने आपको क्या करवा दिया, यूनिट 1। आपके सिलेबस में टोटल कितने यूनिट्स हैं, अभी हमने आपको बताया कि कितने यूनिट्स हैं। देखिए जरा एक बार, 4 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं, 4। यूनिट 1 हमने आपको करवा दिया, इंपॉर्टेंट। देखो, शिक्षा का अर्थ भी समझाया, अवधारणा भी समझाई, उसकी प्रकृति भी समझाई, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, उसके उद्देश्य भी बताएं, है ना, शिक्षा के आपके अभिकरण भी बता दिए। अब आपकी कौन सी यूनिट बचती है, ये 3 यूनिट्स बचती हैं। तो अब अगर आपको यूनिट 1, ये मान लीजिए आपका पेपर 1 का क्या है, पार्ट 1 था, ठीक। पेपर 1 का आपका ये क्या है, पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम यूनिट 2, पार्ट 3 में हम यूनिट 3 करवा रहे होंगे, बट ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका क्या होगा, थोड़ा सा रोल होगा। रोल में क्या करना है आपको, केवल और केवल शेयर करना है। अगर इस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छे का मतलब आई डोंट वांट कि व्यूज़ अच्छे आएंगे मैं तभी पढ़ाऊंगी, या मैम का पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ सेंस यही है कि बच्चे आने चाहिए, नहीं, एक मोटिवेशन होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो दिखनी चाहिए। अगर आप एक शेयर कर देंगे तो उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहला काम। दूसरा, शेयर करना है। तीसरा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसके साथ में इंस्टाग्राम ID PG Point Official के नाम से। कोई बच्चा कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि मैम ये कब पढ़ाएंगी, वो कब पढ़ाएंगे, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। एज एन टीचर हमें भी पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है और हमें भी पता है कि आपको कितना पढ़ाना है ना, क्योंकि आपके पास भी 20 दिन बचे हैं। तो अगर ये बेहतर होगा कि आप हमें ना बताएं कि हमें क्या पढ़ाना है, हम आपको अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, बट आपको उसमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जब आप इसको शेयर करेंगे तो हम आपको एक दिन में 1 नहीं 2-2 3-3 क्लासेस भी करवाएंगे, इससे पहले करवाई भी हैं हमने। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।